नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। अच्छे उत्पादन के लिए मेंथा की फसल में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, विशालकाय वृक्षों को बौना रूप देकर गमले या प्यालियों में प्राकृतिक रूप से उगाने की कला को बोनसाई कहते हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला काफी प्रचलित हुई है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बोनसाई पौधे, देखिए इस रिपोर्ट में। बोनसाई यानी बौने वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने की कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं, उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है, जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है, ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है। तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे। सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी, लाइकलक। बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन। बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद। बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए।
इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई। बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख। बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हों। और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं। और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली के साथ। खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने डॉक्टर MS नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर जो उससे से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, इस तरह के सीड को कलेक्शन किया सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जाता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से
साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FYM उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही का मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसको प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइट में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे पौधे थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो या प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चेम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए। हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरिफॉस से थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का। जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। भैया राम राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कौन से कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर CS पांडे। आज हम आपसे मिंट की सफल खेती के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसकी फसल की निराई गुड़ाई कर दीजिए, बीड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप सिंचाई करते हैं तुरंत तो खरपतवार आ जाता है, तो शुरू के करीब 20 से 25 दिन, 1 महीना आपको खेत को खरपतवारों से बीड़ फ्री रखना है। और इसके लिए आप निराई गुड़ाई करेंगे और हो चला सकते हैं कि यदि आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप हो या मैनुअल बीडिंग से आप जो है खेत की निराई गुड़ाई कर लें। किसान भाइयों, मेंथा की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल में सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। यहाँ एक चीज का जिक्र हम ये करना चाहेंगे कि ये जो मिंट है ये बहुत संवेदनशील फसल है। तो इसमें अगर पानी वाटर लॉगिंग हो गया तो भी फसल नष्ट हो जाती है और पानी ना मिला तो भी दिक्कत है। तो आप इसमें पानी देते समय ये ध्यान रखें कि 3 से 4 दिन से ज़्यादा इंटरवल पानी का ना हो। और जो पानी की गुणवत्ता है, पानी देने की मात्रा, खेत में आपको ये अश्योर करना है कि हर पौधे को थोड़ा जो है अपना समुचित मात्रा में पानी मिल जाए और जल भराव की स्थिति ना होने पाए। इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपकी जो हर्बल यील्ड है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सिंचाई करने के साथ साथ जैसे थोड़ी सी नमी बनी रहे उसमें आप 19 चूँकि ये सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है तो आप घोल बना के पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप फास्फोरस और नाइट्रोजन
की मात्रा आप जो है खेत में डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मेंथा की फसल में कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो इस समय खेत में प्रायः देखा जा रहा है कि पत्तियां, चूँकि गर्मी का महीना है और फसलें सब सूख चुकी हैं, तो ये इसमें एरोमेटिक है, एरोमा भी है, तो काफ़ी कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो रोग और कीट 2 मिनट की खेती की सबसे बड़ी समस्या है। तो इंसेक्ट में जो प्रायः देखा जा रहा है उसमें सकिंग टाइप के इंसेक्ट जैसे जैसिड्स हैं, ये सब वो आपके खेत में लग रहे हैं। फ्लाई भी इसमें देखी गई है जो कि डैमेज कर रही है, वाइट फ्लाई जो कि डैमेज कर रही है। इसके लिए सुझाव ये है कि कोई सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है, कोई नाल्फास है, फास्फेमिडान है, ये सब 0.03% के दर से इनका आप फसल पर छिड़काव कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी जो फसल है कीटों एवं बीमारियों से सुरक्षित रहेगी। यहाँ तक रोग की बात है, रोग में एक अभी शुरुआती अवस्था में इस समय ब्लाइट उसको अर्ली ब्लाइट आप कह सकते हैं, अर्ली ब्लाइट की भी समस्या कहीं कहीं देखी जा रही है। इसमें आप जो है डाइथेनियम 45.3% का छिड़काव करके फसल को इससे सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ तक बात उत्पादन की है, आपका ये जो हर्बल यील्ड है ये इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकल पार्ट है, इसको आप बेच करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चूँकि आप यील्ड है इसकी क्वालिटी बनी रहे, तो आशा है कि अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी क्वालिटी के मिंट के प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी आप आमदनी भी कमाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क पूर्ण संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बरसात में मुख्यतः होने वाली बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे साइंटिफिक नाम में हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया HS कहते हैं, और इसके उपनाम भी काफ़ी सारे हैं। उसको किसान भाई गलगोटू के नाम से जानते हैं, घर्रा रोग से जानते हैं। इस रोग के मुख्यतः लक्षण सामान्यतः पशु के गले के अंदर गांठ हो जाती है या गले के निचले जबड़े में सूजन आ जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। और ये बीमारी मुख्यतः गाय भैंसों में होने वाली मुख्य बीमारी है। HS हमेशा बरसात या आर्द्रता और नमी वाले मौसम में फैलती है। मुख्यतः इस बीमारी के अंदर जो श्वास नली है उसमें स्वेलिंग आने से श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है पशु की। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। ये बीमारी एक बार पशु के होने में इसका जो फैलने का समय है वो बहुत ही छोटा है। ये 4 से 8 घंटे के अंदर पशु मर जाता है। जो सही समय पर पता लग जाता है तो जानवर बच जाता है, और नहीं इसमें जानवर बचने के चांसेस न के बराबर होते हैं। ये बीमारी मुख्यतः हमेशा आर्द्रता वाले मौसम में ही होती है। तो इसके बचाव के लिए मई जून के महीने में वैक्सीन करवाई जा सकती है HS की। पशु को बांधकर अच्छी तरह से वैक्सीन लगवाएं, जिससे आर्थिक और प्रोडक्टिव हानि से बचा जा सके। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क भी लगाए जाते हैं। HS के साथ ही मैं एक छोटी सी बीमारी के बारे में और बताना चाहूँगा, जो भी इस बरसात के मौसम में ही मुख्यतः होती है, जिसका नाम ब्लैक वाटर BQ के नाम से जानते हैं। इसमें फुट्टे के अंदर सूजन आ जाती, स्वेलिंग आ जाती है तथा उसमें काला पानी भर जाता है, जिससे चर की आवाज़ आती है। ये मुख्यतः पशु को लंगड़ा कर देती है तथा पशु का जिस हिस्से में ये
जो स्वेलिंग वगैरह पानी आ जाता है वो ऐसा ही पूरा वहाँ की हड्डी गल जाती है, जिससे पशु मृत्यु का गार पर चला जाता है। इसके लिए भी वैक्सीन अवश्य करवाएं और ब्लैक वाटर से भी पशु को इस बरसात के मौसम में बचाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।